हाँ जी बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 कर रहे थे हम। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट मेथड कर लिया था, फर्स्ट पॉइंट कर लिया था, जिसके अंदर कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव होते हैं स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए। स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए इसके अंदर हमारे मेथड 1 और मेथड 2 हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे और इसको भी कर लिया था पूरा का पूरा। और आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 के अंदर अब फर्दर हम आगे करेंगे कि क्या होगा हमारा ट्रीटमेंट, क्या होगा हमारा ट्रीटमेंट अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं कि हमारे को गवर्नमेंट ग्रांट जो मिले हैं वो किसी ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए मिले हैं जो कि रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है। हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया है और गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ पैसे दे दिए हैं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसका ट्रीटमेंट होगा, आप लिखिएगा, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अदर इनकम, एज अदर इनकम। ठीक है जी। या फिर हम इसकी डिडक्शन डिडक्शन लेंगे। पहले लिख लीजिए, डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे को कोई ऐसा अमाउंट रिसीव हो जाता है गवर्नमेंट ग्रांट का जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, तो सीधी सी बात है, या तो हम उसको अपनी इनकम ट्रीट कर ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा करके, या फिर उसको हम स्पेसिफिक जो हमारा एक्सपेंस है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि है तो ये रेवेन्यू नेचर का ही, है तो ये रेवेन्यू नेचर का ही। ठीक है। आओ देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आइए, एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एक लेबर वेलफेयर के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए जिसको कि कहता हूं मैंने मेडिकल फैसिलिटी उनको दी। ठीक है जी, मैंने मेडिकल फैसिलिटी उनको दी। लेबर वेलफेयर के लिए मैंने खर्चा करना है 10 लाख रुपए। ठीक है। और गवर्नमेंट बीच में आ गई। मुझे गवर्नमेंट क्या कहती है, मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपनी लेबर वेलफेयर के लिए उनकी मेडिकल फैसिलिटी उनको दे रहे हो, और इसके लिए आपने इस साल 10 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख रुपए उन्होंने मुझे दे दिए। तो क्या होगा, अब ये रेवेन्यू नेचर का है जो ये खर्चा है। आप अमाउंट पे मत जाना कि 10 लाख रुपए हैं सर, कैपिटलाइज नेचर की, ये बच्चों वाली बातें मत करना बिल्कुल भी। तो हमने क्या बोला, ये ग्रांट रेवेन्यू नेचर के। ठीक है। ओके। अब 3 लाख रुपए जो मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख में से रिकवरी हो गई 3 लाख रुपए की, माइनस करके यहाँ पे 7 लाख रुपए लिख सकता हूं। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में 10 लाख रुपए लिख सकता हूं, और इनकम साइड 3 लाख रुपए लिख सकता हूं। सिंपल है। ठीक है जी। ये गवर्नमेंट ग्रांट हो गए और ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट ग्रांट। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने लायक। ठीक है ना। तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है ना। अब ये कहानी तो चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है ऐसा भाई साहब कह रहे हैं, तो चलो जो भी है। अच्छा चलो, एक तो हो गया ये कहानी। ठीक है, अब इसी का ना एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूं मैं, इसी का ही। भाई मान लो कि मैंने ईयर 1 से लेकर के टू ईयर 5 मेरा जो एक्सपेंडिचर था ना
वो 10 लाख रुपए पर एनम होना था। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने मन में क्या सोचा था, मैंने सोचा कि भाई 5 साल तक मैं क्या करूंगा, अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए उनको मेडिकल फैसिलिटी दूंगा और इस काम के लिए हर साल में 10-10 लाख रुपया खर्च किया करूंगा। तो अब सरकार भी यही सोचने लगी, कहते हैं जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, इन्होंने भी कहा कि हम आपको ग्रांट्स देंगे, इन्होंने भी बोला कि हम आपको ग्रांट्स देंगे। और ग्रांट्स कितने दे रहे थे, ये 3 लाख दे रहे थे, और कितने साल के लिए सर, 5 लाख, 5 साल के लिए। अब गवर्नमेंट ने मेरे को वन शॉट कितना ग्रांट दे दिया, 15 लाख रुपए। बात समझ में आई? लेकिन है तो ये रेवेन्यू नेचर का। अब क्या करूं मैं, क्या मैं ऐसा कर दूं कि सर 15 लाख को वन शॉट पेमेंट मान करके 10 लाख से एडजस्ट कर दूं? नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा कितना है, 10 लाख। करंट ईयर का ग्रांट कितना है, 3 लाख। तो अगर मैं पूरे के पूरे 15 को 10 में से एडजस्ट करना शुरू करूंगा, -5 आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरी इनकम हो गई, तो ये काम गलत हो जाएगा। तो मुझे कुछ और तिगड़म बिठाना पड़ेगा। तो वो तिगड़म के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है सर सुनो, आप 15 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करो। बात समझ में आई? तो ये ग्रांट मुझे रिसीव हुआ था वन शॉट पेमेंट में, कितना, 15 लाख रुपए। कहते हैं 15 लाख रुपए आपको एक बार के लिए नहीं मिले हैं, 15 लाख आपको 5 सालों के लिए मिले। मैंने 5 लाख लिख दिया यहाँ पे, 5 ईयर से ही 5 सालों के लिए मिला है। तो एक साल के लिए कितना मिला है सर, 3 लाख। ठीक है जी, 3 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम बोलेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना, 15 - 3 यानी कि 12। ठीक है जी, दिखा देंगे हम अपना। ठीक, ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, हमारी डेफर्ड इनकम है। ओके जी, ये कहानी समझ में आई? ऊपर चलते हैं, वहां पे लिखेंगे हम। हाँ, ये लिखेंगे, क्या लिखा ही हुआ है हमने। ठीक, डन। अच्छा जी। हाँ, मैं पीएनएल में तो वैसे ही दिखाएंगे जैसे हम दिखा रहे थे। अभी इसका क्वेश्चन आएगा ना, ये तो मैं वैसे ही एग्जांपल लेकर के काम कर रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है ना उसका मतलब क्या है, बस ये समझाने के लिए। अभी क्वेश्चन आएंगे इसका। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम बात कर ले इसके रिफंड की, कि मान लो, अब एक हमने जैसे कल बनाया था वैसे ही आज भी बना देते हैं, कि AS 12 के अंदर अगर रिफंड का हमने बनाया था ना एक अलग से, AS 12 के अंदर रिफंड ऑफ ग्रांट, उसके प्रोविजन क्या कहते हैं? उसके प्रोविजन क्या कहते हैं? तो इसमें भी हम फर्स्ट वाला तो सीख चुके थे, स्पेसिफिक नेचर वाला, है ना, ये वाला तो हम कल कर चुके थे, और ये हमें आज करना है। ये हम कल कर चुके हैं, तो इसको तो मैं यहां से हटा देता हूं, ये आपकी कॉपी में बना भी हुआ है। तो अब मैं लिखता हूं क्या, रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर, जो है जो हमने आज पढ़ा है, अभी पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर रेवेन्यू नेचर के हैं और वो रिफंड हो जाते हैं, रिफंड क्यों होंगे सर, रिफंड क्यों करने पड़ेंगे हमारे को? सर हमने कोई फुलफिलमेंट नहीं की थी कंडीशंस की, या कोई वॉयलेशन हो गया था रूल का, तो हमें रिफंड करना पड़ सकता है। तो हम इसको ट्रीटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, हम इसके ट्रीटमेंट के अंदर लिखेंगे सर, फर्स्ट यूटिलाइज। पहले आप लिखो फिर बताता हूं। फर्स्ट यूटिलाइज अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट, और एक्सेस अगर है कुछ, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट।
ठीक है जी। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, लिखना जरा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स टू बैंक अकाउंट। वही वाली एंट्री जो लास्ट क्लास में लिखी थी हमने। और रह तो गए हैं इतने और पे करना पड़ा है पूरा, तो बीच का डिफरेंस कहां चला जाएगा जी, पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री तो अपने पास में वही है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, हमें रिफंड करना पड़ेगा तो हम इस तरीके से काम करेंगे कि पहले तो जो है वो हम जितना भी हमारा अनअमोर्टाइज था उसको हम क्रेडिट कर लेंगे, और जो एक्सेस था उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट में, अगर कोई होगा तो, जैसे हमने कल किया था एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, अच्छा जी। चलिए, एक है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। आओ किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाए। तो यहाँ पे है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। आओ इसको पढ़ते हैं, ये स्टडी मटेरियल का ही है। क्या कहते हैं ये, कहते हैं सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड ग्रांट फॉर 2500 लाख, यानी कि 2.5 करोड़, हाँ, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2021 फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके जी, फॉर वेलफेयर एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉय। अब ये पता लग रहा है ना आपको कि भाई ये किस नेचर का ग्रांट है, ये क्या फिक्स्ड एसेट के लिए खरीदा गया है, ये क्या फिक्स्ड एसेट के लिए रिसीव हुआ है? नहीं सर, ये तो हमारे को रिसीव हुआ किस काम के लिए, एम्प्लॉइज को फैसिलिटी देने के लिए, वेलफेयर फैसिलिटी देने के लिए। ठीक है सर, तो ये रेवेन्यू नेचर का, इसका मतलब द ग्रांट प्रेस्क्राइब, द ग्रांट प्रेस्क्राइब कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 21-22। 21-22 कौन सा साल था जी, अगले साल था। इट वॉज फाउंड दैट कंडीशन ऑफ ग्रांट वर नॉट कंप्लीटेड विद द ग्रांट had to be refunded to government in full। पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा, फुल लिखा है वहां पे, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 बताओ इसके बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे इसका, जो अभी अभी हमने सीखा है। क्या लिखा हुआ है, कहते जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 के हिसाब से, जो कि रेफर करता है किसको, गवर्नमेंट ग्रांट्स को, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है जी, पहले तो तुम्हें ये बताना है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमारे पास में फिक्स्ड एसेट से भी रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स और बाकी चीजों से भी रिलेटेड है, तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 जो है वो ग्रांट से, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है रेवेन्यू नेचर के ग्रांट्स की, क्योंकि एम्प्लॉइज, तो ये सब कुछ जस्टिफाई करना पड़ेगा तुम्हें। और फिर क्योंकि उसने कंडीशंस पूरी नहीं की हैं तो उसको रिफंड करना पड़ेगा, और रिफंड करना पड़ेगा तो क्या कहते हैं जी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स समटाइम बिकम रिफंडेबल बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि दे आर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। ओके जी, द गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम रिफंडेबल इज ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्यों भाई, क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों लिखा है, क्योंकि सर सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट कंपनी, सिर्फ कंपनी की बात नहीं करूंगा, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ग्रांट के लिए एलिजिबल है, वो कभी ये तो नहीं चाहेगी ना कि हमसे छिन जाए। अच्छा खासा उसको पैसा मिल रहा है अगर गवर्नमेंट से, अच्छा सोशल कॉज करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो वो छिन जाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी सर्टेन सर्कमस्टांस में वो छिन जाता है तो ये ऑर्डिनरी नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी जान झोंक देती है कि किसी तरीके से अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है तो वो इरेगुलरिटी को रिकवर कर ले, लेकिन अगर नहीं हो पाती तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। बहुत सालों में ऐसा होता है। तो पहले तो हमारे को ना जस्टिफाई करना है
कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 के अंदर भी कई तरीके के गवर्नमेंट ग्रांट्स आते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर की। और रेवेन्यू नेचर का गवर्नमेंट ग्रांट्स छिन जाते हैं, ये क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर आता है, तो ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऑल्दो हमारा आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, बावजूद उसके, मतलब आप ये नहीं करोगे कि ले भाई जनरल एंट्री लिख दी खुद समझ जा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आप ये नहीं कह सकते टीचर को, ठीक है ना, तो ये समझाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो क्या लिखा हुआ है, कहता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 द अमाउंट रिफंडेबल in respect of government grant related to revenue is applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of grant to the extent that the amount refunded excess in such deferred credit or where no deferred credit exceeds the amount is charged immediately to profit and loss account statement। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर ने लिखा जी ऐसे ही टीप करके देना है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आप जर्नल एंट्री को भी लिख देते हैं ना, तो आपकी क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। तो क्या होता है ये हमारे को बताना है, किस किस स्टैंडर्ड के अंदर आ रहा है पहले ये बताना है, फिर क्या होता है ये बताना है, और अब प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या बात बोली जा रही है वो हमें बतानी है। तो उसने क्या बोला जी, इन द प्रेजेंट केस द अमाउंट ऑफ रिफंड टू ग्रांट शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन द ईयर 2021-22। सही है जी, बात समझ में आ गई। और वो अमाउंट कितना होगा, सिर्फ 2500 रुपए, ओ 2500 रुपए नहीं, सॉरी 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 2500 नहीं है वो, 2.5 करोड़ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में आईसीआई, मतलब थियोरेटिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे आंसर फ्रेम करना है, प्रैक्टिकली तो हमने सीखे ही है, ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो ये आपकी स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था अपने पास में, ठीक। अच्छा जी बच्चों, अगले अगले पॉइंट में देखते हैं, चलो आगे चलते हैं अपने पास में और सीखते हैं। देखो जी, तो ये हमने रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर का जो है वो सीख लिया। आगे है हमारे पास में कि गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात हो रही है यहाँ पे प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए। हाँ जी, ग्रांट्स मिलती है हमारे को प्रोमोटर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसको, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा इस पार्ट में, तो अगले पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी।